नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक बार नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक उत्साह और मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो आने वाली है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी से संबंधित ये वीडियो है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग बिहार बोर्ड के 9 क्लास में लगा हिंदी का सहायक पाठ्य पुस्तक गोधुरी भाग 1 जो है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें भाग 1 समाहित है, जिसका गद्य खंड हम लोग देखेंगे। यानी इसमें कहानी, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि चीज़ों को देखेंगे। ये वर्ग 9 का पुस्तक है गोधुरी भाग 1। तो बिना देर करते हुए चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गद्य खंड गोधुरी भाग 1 कक्षा 9 यानी बिहार बोर्ड में जो कक्षा 9 में हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक जो लगी हुई है गोधुरी भाग 1, उसी का हम जो गद्य खंड देखेंगे। इस पुस्तक को मैंने 2 भागों में बांटा है ताकि आपको पढ़ने के लिए सुविधा हो सके। एक भाग में गद्य खंड रहेगा, दूसरे भाग में पद्य खंड रहेगा। तो हम लोग 2 भागों में पुस्तक को देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ चीज़ों को समाहित किया है और हम जो है इसको बहुत छोटा करने का कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी तक जितना क्लास हुआ है और जितना होगा सारा का पीडीएफ आपके मोबाइल पे यानी व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें, समय बहुत कम है और अपने आप को तैयारी में झोंक दें, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम है जो बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। लेकिन एक शुभ समाचार है कि इस बार जो वैकेंसी है उसमें जो खाली सीटें हिंदी की थी वो लगभग जुटने की चांस है, जो कि बोर्ड द्वारा निर्णय दिया गया है। तो आप लोग को कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन तैयारी अपने आप को बेहतर करना है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला अध्याय है कहानी का प्रौढ़ कहानी है, जिसके रचनाकार शिवपूजन सहाय जी हैं। तो सबसे पहले लेखक जो परिचय है उसको हम लोग देख लेते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बारक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित जो पत्रिका है मतवारा, उसके संपादक मंडल में भी थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। प्रमुख पुस्तकें हैं विभूति, 2 घड़ी, वे दिन वे युग, बिंब प्रतिबिंब और जो है मुंड मारा जो है इसकी प्रसिद्ध कहानी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था जो लेखक से संबंधित था, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, बनाए जा सकते हैं, उसको मैंने यहाँ समाहित किया है। बिहार यानी बीपीएससी जो है टीचर वैकेंसी के लिए कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है। तो आप लोग जो है सिलेबस मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बीपीएससी जो है वो सिलेबस नहीं जारी किया है। सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी लिख दिया है कि उसी स्तर का रहेगा, लेकिन सिलेबस नहीं दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सिलेबस मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। चलिए अब कहानी का प्रौढ़ जो है उसका हम लोग सारांश देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें को समाहित किया गया है। तो कहानी का प्रौढ़ जो है शिवपूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। शिवपूजन सहाय एक सफल कहानीकार परंतु स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाहीन बताते हैं। इसका कारण उनका विनोद स्वभाव है, उनका बड़प्पन कहा जा सकता है। उनके गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजोगनी। मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे और दरोगा जी ने खूब रुपया कमाया था।
दरोगा जी जो कमाई से अपनी जिंदगी में ही फूंक कर ताप गए। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, महज 7 रुपये में थी। इसी घोड़ी को बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध कर्म किया। जब दरोगा जी जिंदा थे तो मुंशी जी रोज 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। हर साल एक नया जलता हुआ करता था, परंतु दरोगा जी के मरने के बाद चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। यहाँ देखिए एक जो पंक्ति है, देखिए यहाँ दिया गया है, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखना। इनकी जो मुख्य पंक्तियाँ हैं वो आपको देख लेना है। अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो गूगल से कहानी जोड़ करके पढ़ सकते हैं, या फिर कहानी से संबंधित जो है एक बनाया गया है वीडियो एस्टेट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो एस्टेट का PDF दिए थे उनको पता होगा। मुंशी जी की बेटी भगजोगनी गरीबी में पैदा हुई थी और जन्म से ही अपनी माँ के प्यार से वंचित हो गई और उसकी माँ का देहांत हो गया। वह अभागिन तो थी ही, परंतु इसमें शक नहीं कि सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। कहानीकार पहले उसे मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दिखाता है, परंतु उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका भी कलेजा कांप उठता है। तब वह सियान हो गई तो मुंशी जी को उसकी शादी की बड़ी चिंता सताती है, मगर हिंदू समाज में कब बिना दहेज के किसी कन्या का विवाह हुआ है। कहानीकार ने भी हद तक प्रयास किए उसकी शादी किसी भले मानस घर में हो जाए, लेकिन परंतु यह हो ना सका। उसकी शादी 41-42 वर्ष की एक अधेड़ से कर दी जाती है। वह अचानक चल बसा, यानी जो जिससे उसका शादी होती है भगजोगनी का, अचानक उसका मृत्यु हो जाता है और पुनः भगजोगनी उसके बेटे से, यानी जो उसके पहली पत्नी से बेटा होता है उसी यानी सौतेरे बेटे से उस जो है शादी कर देता है। भारतीय समाज की में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, विषमताओं को बड़े ही मार्मिक रूप से इस कहानी के माध्यम से बेमेल जो विवाह है, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म, बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाई को रुबारू करता है। यहाँ देखिए बहुत चीज़ें सामने निकल कर आई इस कहानी के माध्यम से, कि कहानीकार जो हैं वो दिखाने का प्रयास किए हैं कि समाज में क्या समस्याएं चल रही है। इससे जो है वो बेमेल विवाह जो है, कुरीतियाँ हैं आदि चीज़ों को दिखाए हैं। तो ये कहानी आप गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको और तैयारी हो सके, या फिर 9 का बुक आपके पास होगा तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। कहानी के रचनाकार जो है शिवपूजन शाह हैं, उनके बारे में भी बता दिया गया है। चलिए अब अगला अध्याय हम लोग देखते हैं। दूसरा अध्याय है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसी के बारे में लिखा गया था। लेखक परिचय राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, यानी निधन हो गया। इसमें जो है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा में जो है हमारे इतिहास के गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह बात तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महत्तम रूप दिखलाई पड़ता है। निबंध के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अध्याय है ग्राम गीत का मर्म है। तीसरा अध्याय का शीर्षक है, इसके रचनाकार जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने परीक्षा के दृष्टि से चीज़ों को समाहित किया है क्योंकि हम लोगों को जो है परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है, तो परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हमें लगा उसको मैंने यहाँ पर समाहित किया है। क्योंकि पिछले बार SCRT से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो इस बार हो सकता है पूछा जाए, तो उसी की दृष्टि से मैंने आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने का एक प्रयास किया हूँ ताकि आपका जो तैयारी है बेहतर ढंग से हो सके। अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो किताब से पढ़ सकते हैं, या किताब का जो चैप्टर है कहानी जहाँ लिखा है कहानी आदि चीज़ों को जो है नेट पे डाल करके पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के चंदवा रूपसपुर गाँव में हुआ था। उन्होंने अवंतिका पत्रिका का संपादन किया। प्रमुख रचना है भ्रातृप्रेम, गुलाब की कली, रस रंग, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत।
ये उनकी रचनाएं हैं। तो आपको ये चीज़ों को 2-4 बार देखना होगा। पीडीएफ जो है कल या परसों आपको सुबह या शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है सुधारा जा रहा है आपके प्रिंट करने लायक या पढ़ने लायक, क्योंकि कहीं-कहीं त्रुटियाँ हैं। अब जो हम लोग ग्राम गीत के मर्म में देखते हैं कि इसमें क्या प्रस्तुत किया है। तो सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए ग्राम और जीवन में उसका महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भाव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। यानी लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो हैं वो इस गीत के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ग्राम में जो गीतें गाई जाती है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हर एक जो पर्व त्यौहार होता है, हर एक जो उत्सव होता है, उसका हर एक उत्सव का अलग-अलग गीत होते हैं, उसके मर्म होते हैं। यानी हर एक गीत का अपना एक अर्थ होता है जिसको समेटे हुए है। अगर छठ पूजा है तो छठ से संबंधित गीत होगा, उसका अपना एक महत्व होता है। अगर विवाह का है तो विवाह से संबंधित गीत होता है। अगर देवताओं के पूजने का है तो उसका अलग गीत होता है। भगवती माँ का जो है गीत वो अलग होता है। तो सारे गीत का अलग-अलग गीत का मर्म है, उसका उद्देश्य है। ये सारी चीज़ों को लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने ग्राम गीत का मर्म नामक निबंध में दिखाने का प्रयास किया है। चलिए अब हम लोग जो है अगला अध्याय को देखते हैं। चौथा अध्याय है राजपान की बेगम। इसके रचनाकार जो हैं जाने पहचाने रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। उनका जन्म औरही हिंगना नामक ग्राम जिला अररिया बिहार में 1921 ईस्वी में हुआ था। सन 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया। यानी जब उन्हें पद्मश्री दिया गया तो वे लौटा दिए, उसको ग्रहण नहीं किए। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैरा आंचल से हुआ। सन 1936 में उनकी पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक पत्रिका विश्वमित्र में छप चुकी थी। प्रमुख रचना है प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ठुमरी, अग्निखोज, आदिम रात्रि की महक, एक सरवनी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। जो प्रथम कहानी थी विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न आए तो आप लोग इसका अच्छे से जवाब दे सकें। और आप लोगों से निवेदन है कि समय निकाल कर अपने आप को पढ़ाई में लगाएं। सीटें जो है जुटेगी, जो खाली सीटें हैं इस वैकेंसी में जुड़ने की संभावना है। तो आपको जो है पढ़ना है, क्योंकि इस बार जॉब अगर लग गया तो अच्छा, बहुत सोने में सुगंध है, क्योंकि आगे जो है कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो ये जो सुनहरा मौका आपको मिला है उसको जो है खोने नहीं दीजिए, बर्बाद नहीं कर होने दीजिए, और अपने आप को एक सरकारी कुर्सी पे काबिज होता हुआ पाइए। तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, समय बहुत कम है, 20 से 25 दिन बच रहा है। तो आप लोग अपने आप को समर्पित करके पढ़ाई में लग जाइए और मन से तैयारी कीजिए। अब देखिए कहानी को हम लोग देखते हैं। राजपान की बेगम जो है कहानी है। राजपान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत वानगी है राजपान की बेगम। यानी ग्राम में जो रिश्ते हैं उसी को दिखाने का प्रयास किया है। रीति रिवाज, ईर्ष्या द्वेष से सारी चीज़ों को समेटा है। यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का कोशिश किया है कि स्त्री ही अपने जीवन को अपने इच्छा और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। स्त्री भी आत्मसम्मान चाहती है। ऐसी कोई भी कुप्रथा या कुरीति स्त्री को स्वीकार नहीं है जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या उसे दोयम दर्जे का करार दे, यानी दोहरे दर्जे का करार दे, कमतर समझे। इस कहानी की नायिका बिरजू की माँ एक सशक्त महिला है। वह आत्मसम्मानी और अभिमानी है। उसके अनेक सपने हैं, इच्छाएं हैं। वो पूरी दुनिया को अपने नज़रिए से देखती है। वो कहती है कि उसके पति ने पूरा जीवन कठिन परिश्रम करके गुजार दिया, लेकिन कभी भी दो पल खुशी के नहीं दिए। उसकी पति अर्थात बिरजू का पिता एक दब्बू किस्म का व्यक्ति है, जो हमेशा अपनी इच्छाओं को का गला घोटता है रहता है।
उसका व्यक्तित्व सीधा साधा, जो किसी एक तरह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी अर्थात बिरजू की माँ एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली महिलाएं हैं, जो समाज और परिवार में एक संतुलन बनाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली महिला है। वो हर किसी के सहयोग के लिए तत्पर रहती है। जो उसके विचारों का विरोध करते थे वो उनकी मदद करने से भी पीछे नहीं उसका भी मदद करने से पीछे नहीं कर जो है हटती। यह उसके उदार स्वभाव का परिचायक है। यानी इस कहानी में दिखाया गया है कि एक जो प्रगतिशील औरत जो बिरजू की माँ है वो सभी को जो है मदद करती है। उसका जो विचार है एक समाज को चित्रित करता है और वो आधुनिकता समाज में आज कहीं खोता जा रहा है। इस कहानी के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं, आपको पता होना चाहिए, ऊपर ही बता दिया गया है। चलिए अगले अध्याय को देखते हैं। 5वां अध्याय है भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक। यानी जब बिना बोलती फिल्म बनी थी वहाँ से जो बोलती फिल्म तक आ गई है, वो सारी जो सफ़र है उसी को दिखाया है। लेखक अमृतलाल नागर का जन्म आगरा जिले के गोकुलपुरा में 1916 ईस्वी को हुआ। गोकुलपुरा उनका ननिहाल था। वे मूलतः गुजराती थे, लेकिन यहीं जो उत्तर प्रदेश के होकर रह गए। हिंदी साहित्य में नागर जी की पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है ही, साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख रचना है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, गद्दर के फूल, ये कोठेबारियाँ, फिल्म क्षेत्रे, रंग क्षेत्रे आदि। अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। अब जो इनकी जो निबंध है उसमें क्या दिखाया गया है, तो भारतीय चित्रपट इनके जो प्रस्तुत निबंध है उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से लिया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत ये निबंध जो है किस संग्रह से लिया गया है, तो फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से लिया गया है। इस निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मुख से सवाक होने तक की यात्रा को दिलचस्प और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने रखा है। निबंध के रचनाकार अमृतलाल नागर हैं, जिसको आप लोग उपन्यास वाले सेक्शन में पढ़े हैं। तो यहाँ जो फिल्म का शुरुआत होता है और अब तक जो फिल्म बना है, सारी चीज़ों का जो सफ़र है उसको दिखाने का प्रयास किया है। चलिए अगला जो है अध्याय को हम लोग देखते हैं। अगला अध्याय है अष्टावक्र। ये जो अष्टावक्र है ये आपको पढ़ना है। तो इसके रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर हैं। उनका जन्म 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मीनपुर गांव में हुआ था। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। शरदचंद्र के जीवन पर रेखा आवारा मसीहा इनका प्रसिद्ध जीवनी है। आवारा मसीहा जो है इनका प्रसिद्ध जीवनी है, आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, डॉक्टर इनका नाटक है, प्रकाश और परछाएं, जाने अनजाने आदि। अब जो है अष्टावक्र को हम लोग देख लेते हैं। अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष जो है हिला देने वाला है। दिक्कत यह है कि तथाकथित जो सभ्य समाज है के पास इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी जो विकलांग होते हैं शरीर से, उनको जो है समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उसका मजाक बनाता है। उसी को इस कहानी में दिखाया गया है। यानी आधुनिकता में जो समस्याएं हैं समाज में उसको दिखाने का प्रयास कवि ने किया है। अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र है जिसका जो है, ये ऊपर पंक्ति दोबारा हो गया है। खजांचियों की विशाल अटारिकाओं को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य के चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। उन्हीं में से एक में विचित्र व्यक्ति रहता था जिसे संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। उनके पैर कवि की नायिका की तरह बर काट खाते थे और उसका शरीर हिंडोरे की तरह झूलता था। यानी विकलांग था कहा जा सकता है। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय लेता। वर्ण श्याम, नयन निरीह, शरीर एक शाश्वत खाज से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र, वस्त्र कीट से चिकटे, यह था उसका व्यक्तित्व। और इसमें यदि कुछ कमी रह जाती तो उसके सिनके सड़ाके पूरा कर देते। इस आखिरी बात के लिए उसकी माँ अक्सर उसकी रानत मरानत मत किया करते थे। यानी वो जो अष्टावक्र है उसी को दर्शाया गया है। पूरी कहानी आपको पढ़ना है तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं। लेकिन SCERT से पिछली बार प्रश्न बहुत कम पूछा था, इसलिए मैंने
अगर डिटेल में बताने लगा तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि 10 से 20 दिन आपको एक किताब में लग सकता है। इसलिए मैंने जो है यहाँ संक्षिप्त में परीक्षा की दृष्टि से आपको बताने का जुर्रत किया है, कोशिश किया है। रचनाकार जो हैं इसके विष्णु प्रभाकर थे, आपको बताया गया है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। 7वां अध्याय है टॉलस्टॉय के घर में, यानी टॉलस्टॉय के घर में रिपोर्टाज है जो लेखक द्वारा लिखा गया है। तो लेखक परिचय हम लोग देखते हैं। प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार का जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था। उन्हें 1972 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। राम कुमार के जो साहित्य में निम्न वर्गीय व कस्बई जीवन गहरी अनुभूति और संवेदना के साथ व्यक्त हुआ है। इनकी कथा यायावरी और चित्रकला से समृद्ध हुई उस भावभूमि पर मिलता है जहाँ विस्तृत अनुभव संसार है और मानवीय गरिमा को कभी ना आहत करने वाली दृष्टि। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं घर बने घर टूटे, देर सवेर, एक चेहरा, एक लंबा रास्ता, झिंगुरों का स्वर, यूरोप के स्केच आदि। अब जो है टॉलस्टॉय के घर में क्या दिखाया गया है उसको हम लोग देखते हैं। टॉलस्टॉय के घर में राम कुमार की प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्केच से लिया गया है। इसमें लेखक ने टॉलस्टॉय को स्मरण करते हुए उनके जीवन की कभी ना भुला पाने वाली यादों की एक झांकी प्रस्तुत की है। लेखक के लिए टॉलस्टॉय के घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह है, यानी जब वो घर उसके जाते हैं यूरोप में तो जो है तीर्थ यात्रा की तरह प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है 8वां अध्याय है पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश ये जो है अनूप मिश्रा की रचना है। आपको यहाँ लेखक परिचय दिया जा रहा है। अनूप मिश्र का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ। वे हिंदी के मूर्धन्य कवि भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र थे, यानी भवानी प्रसाद जो रचनाकार हुए उनके पुत्र थे अनूप मिश्र। इनकी रचनाओं जो है भारतीय गाँवों की मिट्टी की सिंधु गंध जो है, तो दूसरी ओर ज्वलंत समस्याओं के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। इसलिए आकार, वर्षा, पानी जैसी समस्याओं को इन्होंने दिखाने का प्रथम प्रयास किया है, प्रमुख स्थान दिया है। उनकी भाषा जो है सहज बोलचाल की है। आंशिक शब्दों की जो उनकी रचनाओं में खूब बोलते हैं, यानी ज़्यादातर आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी जो प्रमुख रचना है आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे। प्रस्तुत पाठ जो है राजस्थान की रजत बूंदे से ली गई है। ये जो पधारो म्हारे देश जो है राजस्थान की रजत बूंदे से ली गई है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले कम पानी का कभी रोना नहीं रोया, बल्कि इस एक चुनौती के साथ स्वीकार किया और जल संग्रह की अनोखी परंपरा का विकास किया। यानी ये जो है जो भगवान नहीं दिए उस पर रोना नहीं रोते हैं, उससे संघर्ष कर एक मिसाल कायम करते हैं, उसी को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इस फीचर के रचनाकार जो हैं अनूप मिश्र हैं। चलिए अगला अध्याय देखते हैं। 9वां अध्याय है रेल यात्रा, यानी रेल का जो यात्रा है उसी को इसमें दिखाया गया है। लेखक परिचय शरद जोशी जो हैं का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 1931 ईस्वी को हुआ था। सन 1991 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। प्रमुख कृतियाँ हैं किसी बहाने, परिक्रमा, जीप पर सवार इरियाँ। तो ये प्रमुख रचना है, जीप पर सवार इरियाँ आपको ध्यान में रखना होगा। राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, अंधों का हाथी, एक था गधा आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। कवि का जो जन्म है वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि जो है क्रमवाई जो है आपको सजाने का दे सकता है जन्म कर्म अनुसार, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप लोग जो है इस PDF को 2-4 बार देखिएगा, वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कुछ चीज़ें दिमाग में नोट्स हो जाएगी। तो आप लोग जो है 2-4 बार देखिए, PDF आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप 1-2 बार देख लीजिएगा, तो चीज़ें जो है अभ्यास में आ जाएगा। और जो है नोट्स दिया गया है PDF, बार बार उसका रिवीजन करें, क्योंकि ये वही जो है आपका एक मुख्य आधार है जिसमें सभी चीज़ें समाहित है। तो आप लोग जो नोट्स दिया गया है उसका जल्दी से जो है रिवीजन करते रहिए, ताकि आप प्रैक्टिस में आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सके। रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की जो है अस्त व्यस्तता अव्यवस्था के बहाने भारतीय राज्य व्यवस्था की पोल खोली है। भारतीय समाज और राजनीति के चलचित्र को समझने में यह व्यंग हमारी मदद करता है। व्यंग के रचनाकार जो हैं शरद जोशी हैं। रेल यात्रा के दौरान हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना
पड़ता है। इसमें पहली परेशानी तो है सीट मिल जाना। यदि किसी में आत्मबल नहीं है तो उसे उस गाड़ी चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। किसी व्यक्ति के पास यदि पैसे हों तो वह आसानी से यात्रा पूरी कर सकता है। दूसरी परेशानी यह है कि यह आप डिब्बे में चढ़ गए तो बैठेंगे कहाँ, और यदि बैठ गए तो सामान कहाँ रखेंगे। इसके साथ ही भारतीय रेल के डिब्बे में भी भीड़, धक्का मुक्का, थूका फजीहत, गाली गलौज आदि भी परेशानियां उत्पन्न करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है रचनाकार ने दिखा देने का प्रयास किया है रेल यात्रा में। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां अध्याय है निबंध। तो निबंध के रचनाकार जो हैं जगदीश नारायण चौबे हैं। उनका जन्म 1939 में मोर पटना यानी पटना में हुआ था। सन 1953 ईस्वी में इनका पहला कविता संग्रह एकांकी प्रकाशित हुआ। इनकी जो प्रमुख रचना है तारीफ के फूल, देखो जगबौराना आदि। पटना विश्वविद्यालय का जो गंगा तट पर ज्ञान हिमालय इनके द्वारा ही रचा गया है। यानी ये देखिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि पटना यूनिवर्सिटी जो राष्ट्रीय गान है पटना यूनिवर्सिटी का, वो गीत जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गंगा तट पर ज्ञान हिमालय इन्हीं के द्वारा रचा गया है। तो जगदीश नारायण चौबे जो थे पटना यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किए, वहीं पे पढ़ाए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इससे पूछा जा सकता है। निबंध इनकी जो है रचना है। प्रस्तुत निबंध में राजनीतिक प्रयोजन दोनों के ही गुण पर्याप्त हैं। यह पाठ छात्रों में निबंध लिखने का हुनर तो विकसित करेगा ही, साथ ही उनकी रचनात्मकता के विकास में भी सहायक होगा। निबंध लेखन का मूल उद्देश्य छात्रों की रचनात्मकता प्रतिभा को विकसित करना है। निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक साबरा रूप है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है। जीवन के किसी कोने में झांक कर वह तो जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। इसके रचनाकार जगदीश नारायण चौबे जी हैं। तो आपको पता होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल ने भी निबंध को बताया है कि अपने भावों को जो वर्णन करने का बेहतर जो तरीका है वो निबंध ही है। तो उसी के बारे में ये भी दिखाने का प्रयास किया है। 11वां अध्याय है सूखी नदी का पुल, यानी ये जो कहानी है सूखी नदी का पुल, तो उसी पे जो है नदी का चर्चा किया गया है, नदी का रूप दिखाया गया है। तो रामधारी सिंह दिवाकर हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये वो रामधारी सिंह दिनकर नहीं है राष्ट्रकवि वाले, ये रामधारी सिंह दिवाकर हैं जिनका जन्म नरपतगंज अररिया में 1945 में हुआ था। ये कई वर्षों तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भी रहे, यानी बिहार राष्ट्रभाषा जो है उसका निदेशक भी थे। आप कमेंट करके बताइए कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब हुई। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है, वीडियो में बताया गया है, हम बता चुके हैं। अगर आपको ध्यान है तो बता सकते हैं। इनकी पहचान कथाकार के रूप में है। प्रमुख रचना है क्या घर क्या परदेश, कार्य सुबह का सूरज, नए गांव में, बीच से टूटता हुआ, सरहद के पार, माटी पानी आदि इनकी प्रमुख रचना है। अब जो सूखी नदी का पुल है उसमें क्या दिखाया गया उसी को हम लोग देखते हैं। सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की लगातार बढ़ती फाक तो इस कहानी में दिखते ही हैं। साथ ही उस फाक को पाटने वाली मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठित होती है, यानी जो दरारें पड़ती है जातिवाद का उसको पाटने के काम भी आती है। इसमें एक रार पटोरी नदी और उसके ऊपर बना एक सीमेंट के पुल की कहानी है। कहानी के अनुसार नदी जो आजकल सूख गई है या कभी बरसात में चलने लगती है, यह नदी एक ज़माने में खूब बहने वाली नदी हुआ करती थी। इसके किनारे एक घटवारन की सौतेली लड़की रहती थी। उस लड़की को राजकुमार ने पसंद कर लिया। राजकुमार ने बोला कि युद्ध के बाद वह उससे शादी करने आएगा, परंतु लड़की की माँ उसको सौदागर के हाथों बेचना चाहती थी। सौतेली माँ लड़की को नाव में बिठाकर नदी को पार कर सौदागर को बेचने जाने लगी। लड़की ने बचने के लिए नदी में ही कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार यह कहानी हर बार पुल से होकर गुजरने वाले को याद आती है। यानी इसमें रामधारी सिंह दिवाकर ने दिखाया है कि किस तरीक़ा से जो समाज में है लड़कियों को बेच दिया जाता है और उसका जो है प्यार कितना समर्पण है, जो अपने जान पे को खेल कर अपने को समर्पित प्यार का निशानी बनाकर कूद जाती है नदी में, लेकिन दूसरे के हाथ बिकने से बचती है। तो ये जो कहानी में दिखाने का प्रयास किया है ये वर्तमान समस्या भी है जो आज समाज में देखने को मिलता है।
तो आप लोग इस कहानी को अगर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल से पढ़ सकते हैं या फिर पुस्तक में दिया हुआ है वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस जो पुस्तक है गद्य खंड का, उसका अंतिम चैप्टर है शिक्षा में हेर-फेर। इसके लेखक जो हैं रवींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहते हैं, जन्म बंगाल के प्रसिद्ध ठाकुर वंश में 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने आजीवन शिक्षा सुधार के लिए प्रयास किया और रस शिक्षा संस्थान के रूप में 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। 1913 में इसे गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। उनकी प्रमुख रचना है गोरा मानसी और साहित्य। तो ये सारी चीज़ें जो है दिखाया गया है। शिक्षा में हेरफेर निबंध हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करता है तथा हमें शिक्षा और जीवन के गहरे सारोकार से रूबरू कराता है। यानी शिक्षा में जो बदलाव हो रहे हैं, जो शिक्षा को पूंजीकरण और नौकरी के लिए बनाया गया है, ये सारी चीज़ों को वो चित्रित करते हैं। तो इसके रचनाकार जो हैं रवींद्रनाथ ठाकुर हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु था मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन पिछले बार जो है बीपीएससी में एससीईआरटी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है इस बार पूछा जाए। इस वीडियो में हम जो गद्य खंड को देख रहे हैं, अगला जो 9वां का जो है अगला वीडियो आएगा उसमें 9वां कक्षा का जो है पद खंड होगा, यानी कविता और दोहे होंगे उसमें। तो मैंने 2 भागों में बांटा है ताकि वीडियो जो है छोटा हो सके, आपको पढ़ने में सावधानी हो, सहूलियत हो और चीज़ें को आसानी से स्पष्ट ग्रहण कर सकें। तो अब जो है हम इससे संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे ताकि आपका जो तैयारी है अच्छे ढंग से संपूर्णता को प्राप्त कर सके। अगर आप लोग के पास पुस्तक है तो एक बार देख लीजिए, कहानी को पढ़ लीजिए, तो चीज़ें और आराम से समझ में आ जाएगी। तो आप लोग के पास समय मिलेगा तो जो है कहानी को पढ़ लीजिएगा ताकि आप आराम से चीज़ें को समझ सकें। अब जो है हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसकी है। ऊपर पढ़ाया जा चुका है, ये पंक्ति पे भी जोर दिया गया था। अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, शिव पूजन सहाय का है। जो कहानी का परोठ, जो कहानी है, कहानी का परोठ, उसमें ये बातें का जिक्र हुआ है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। स्टेट में भी ये कहानी पढ़ाया गया था, आपको ध्यान में होगा। तो भगजोगनी दरोगा जी और मुंशी जी का जो कहानी है वही गरीबी का जो है वहाँ जिक्र हुआ है, तो ही ये सब संबंधित है। इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़कर जो संशय लगे उसको आराम से आंसर कीजिएगा और प्रश्नों को 1-2 बार पढ़िएगा ताकि आप गलत आंसर ना टिक कर सकें। तो 4 विकल्प रहेगा, नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, ये चीज़ें स्पष्ट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से दिया गया है? आपको बताना है ये पंक्तियां जो है किस निबंध से दिया गया है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, ग्राम गीत का मर्म में ये बातें का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, चंपिया और बिरजू फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी का पात्र है? चंपिया और बिरजू फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी का पात्र है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो तीसरा का सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, रारपान की बेगम में ये पात्र आए हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर रचित अष्टवक्र में अष्टावक्र जो है क्या बेचता है? अष्टवक्र में जो है अष्टावक्र जो है क्या बेचता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि कचारू की चाट बेचता है, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बेचता है, पानी के बतासे बेचते हैं, ये सारी चीज़ें का जिक्र हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, दुर्दशा तब थी, दुर्दशा आज भी है, ये रेलें, ये हवाई जहाज, यह सब विदेशी है, ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है और ना भाग्य। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है। ये पंक्तियाँ किसकी है? विकल्प आपके सामने हैं। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, शरद जोशी का रेल यात्रा जो निबंध है उसी में ये चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है,
इनमें से अमृतलाल नागर का उपन्यास कौन नहीं है? कौन सा जो उपन्यास है अमृतलाल नागर का नहीं है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय का है, अमृतलाल नागर का नहीं है। बाकी अमृत और विष, सुहाग के नूपुर, मानस के हंस अमृतलाल नागर के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, कारी सुबह की सूरज किसका उपन्यास है? कारी सुबह की सूरज किसका उपन्यास है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामधारी सिंह दिवाकर का है। दिवाकर और दिनकर में आपको जो है ध्यान में रखना होगा। जल्दी में आप लोग प्रश्नों को गलत करके नहीं आइएगा, ध्यान से पढ़कर जो समझिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको को करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदाय, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब अब रखना पड़ता है। गाँव पहले वाला गाँव नहीं रहा। उपयुक्त कथन किस शीर्षक से दिया गया है? उपयुक्त जो कथन है वो किस कहानी यानी किस कहानी से दिया गया है, किस शीर्षक से दिया गया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। सूखी नदी का पुल जो है उसमें ये बात का जिक्र हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, मुंडा मार, यहाँ थोड़ा सा छोटा है, मुंडा मार किसका प्रसिद्ध कहानी है? मुंडा मार प्रसिद्ध कहानी किसका है, आपको बताना है। मुंडा मार किसका प्रसिद्ध कहानी है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो ऊपर में बताया जा चुका है, कहानी के प्लॉट के रचनाकार शिवपूजन सिंह हैं, उन्हीं की प्रसिद्ध कहानी है मुंडा मार। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की है? निम्न में से कौन सी रचना जो है फणीश्वरनाथ रेणु की है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प घ उपयुक्त में से सभी जो है फणीश्वरनाथ रेणु की है। प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबूजुर्ग, ये सारे जो है फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ और टॉपिक था आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आपकी तैयारी को जो है और अच्छे ढंग से जो है संपूर्णता प्रदान करेगी और आपको जो है एग्जाम के लिए संपूर्ण रूप से तैयार होने में गति प्रदान करेगी। तो आप लोग जो है इस PDF को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। भेज दिया जाएगा आप लोगों के WhatsApp पे जो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, और जो नहीं करवाए हैं वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको 249 रुपया हमारे नंबर जो है 72 61 81 53 07 मेरा नंबर है। उस पर जो है आप लोग 249 रुपया का फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी WhatsApp पे भेज दीजिए और उसके बाद हम जो है आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से करवा लें, समय बहुत कम है ताकि आप रिवीजन अच्छे ढंग से कर सकें। आप सभी को जो है हिंदी साहित्य का सारा PDF भेज दिया गया है, आप लोग उसका रिवीजन करते रहें। परसों जो है SCRT का 10 तक जो है सारा PDF भेज दिया जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। PDF जो है जो कहीं त्रुटि था, टाइपिंग मिस्टेक था, उसको सुधारा जा रहा है ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो सके, त्रुटि से बच सकें। तो आप लोग जो है अगर SCRT बुक आपके पास है तो देख लीजिएगा और वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन पिछली बार नहीं पूछा गया था तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो चीज़ें को देख लीजिएगा आप लोग और समय निकाल कर पढ़ते रहिए, नोट्स का रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोग अच्छे रिजल्ट ला सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप अपने जीवन के लिए मेहनत कीजिए ताकि आपका जीवन सुखमय और खुशहाल हो सके। मात्र 20 से 25 दिन आपको मेहनत करना है, उसके बाद 20 से 40 वर्ष आपको आराम से जीवन बिताने में सहूलियत प्रदान करेगी। तो आप लोग मेहनत कीजिए और पर्व त्यौहार है उसको मनाते हुए समय को मैनेज कीजिए और वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।